नमस्ते बिटिया। नमस्ते सर। हमेशा खुश रहो बिटिया। थैंक यू सर। A very good morning to you all. गुड मॉर्निंग सर। Myself, JVN Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, in Faculty of Homeopathic Science at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. So in today's lecture of locomotor system, we are going to discuss about osteoporosis. Okay? Osteoporosis is a very important disease from clinical point of view. You will be getting lot of patients of osteoporosis. Osteoporosis में क्या होता है? Have you heard about osteoporosis? क्या होता है बेटा? सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन। Softening of the bone होती है। बोन की जो स्ट्रेंथ होती है, that is reduced. ना जो हमारी स्ट्रेंथ होती है बोन की वो कम हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती है। किन लोगों में ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है? ओल्ड एज। सेक्स कौन से में ज्यादा देखने को मिलता है? फीमेल्स में। तो कई बार आप देखेंगे कि ओल्ड एज वाले इंडिविजुअल्स आपके पास आते हैं और जैसे ही आप उन्हें ब्लड प्रेशर के चेक करते हैं, हाथ लगाते हैं और खट हड्डी टूट जाती है। सो द bones become so fragile, the bones become so weak that they are easily broken down. ठीक है? तो osteoporosis is a very important disease from the clinical aspect. आप लोगों को बहुत सारे cases इसके मिलेंगे, आपकी families में देखने को मिलेंगे, and it is very difficult to treat those cases because of the calcium loss. इसीलिए बोला जाता है, आजकल बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि 40 के बाद में फीमेल्स को कैल्शियम इंटेक करा देना चाहिए. Because osteoporosis is a very common disease and due to which the quality of life of the individual is very much affected. So let's start with osteoporosis. Today we are going to discuss about osteoporosis. What is osteoporosis? What is the etiopathogenesis? What are the different factors that are responsible for the development of osteoporosis? What are the clinical features, various investigations and management? So let me ask you in general कि what are the factors that are responsible for the development of osteoporosis? Or rather, we could reframe this question and I should ask, what are the factors that are responsible for normal growth and development of the bone? So first of all, we should know about the normal factors. हमारी हड्डियों की strength के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें होती है, that are essential. तभी तो हमें पता चलेगा कि वो नहीं है तो उसकी वजह से हमें osteoporosis डेवलप होगा, है ना? तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी आपको चाहिए और क्या बोल रहे हो बेटा? वेरी गुड। और एस्ट्रोजन बोले थे और अभी हम डिस्कस करेंगे ना। आई एम जस्ट आस्किंग यू जनरल थिंग्स, आपको कितना पता है? बेटा आपका क्या नाम है? आज पहली बार आया? So these are some factors that are responsible for the normal development, growth and development of the bone. बोलते हैं ना कि विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. What are the rich sources of calcium for our body? कैल्शियम के लिए क्या क्या रिच सोर्सेज हैं जो आप दे सकते हो? हाँ, मिल्क इज द रिचेस्ट सोर्स जो आप लेते हो, है ना, इजीली अवेलेबल. और बनाना, वेरी गुड. डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया. और क्या होता है बेटा? बहुत सारे. सपोज आई एम पेशेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड आई हैव कम टू यू कि डॉक्टर साहब मेरी हड्डियां बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, बोन स्ट्रेंथ नहीं रही, हड्डियों में दर्द रहता है, जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है, तो मुझे क्या खाना पीना चाहिए? क्या बताओगे? दवाई तो नहीं दोगे आप, बट डाइटरी भी तो मैनेजमेंट ज़रूरी है. और क्या क्या चीज़ें बताओगे? डेट्स होते हैं क्या? हाँ. और सीताफल का नाम सुना है? बहुत सारा कैल्शियम होता है उसमें. सीताफल इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. क्या बोलते हैं सीताफल को? कस्टर्ड एप्पल. So these are some of the food items that are rich in calcium. ठीक है? विटामिन डी का रिच सोर्स क्या है? सनलाइट. ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे जो कि आजकल जो लाइफस्टाइल है उसमें ये है कि दिन भर एसी में रहना है, घर में ही बैठ के काम करना है. तो ऐसे लोगों में आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली आ रही है, ड्यू टू विच द केसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस हैव बीन ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड. तो ये केसेस आपको आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल, इवन कोरोना आउटब्रेक के बाद तो लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे. तो हो क्या रहा है कि फीमेल्स या मेल्स जो भी ओल्ड एज में स्पेशली वो घर के अंदर ही रहते हैं, बिकॉज हमें पता है कि कोरोना देखिए ओल्ड एज में ज़्यादा हो रहा है.
So as a precautionary measures, they are not even going out from their houses, and due to the flat sculpture, they are not even exposed to sunlight. तो उसके वजह से क्या हो रहा है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है, and due to which they are more and more becoming prone for development of osteoporosis and repeated fractures. तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बोन वीक हो जाएंगी, फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, है ना. फ्रैक्चर्स कहीं भी हो सकते हैं, कई जगह पर फ्रैक्चर्स हो सकते हैं. ठीक है. अब ये जो कैल्शियम होता है, कल हमने बात की थी ना क्रिस्टल डिपोजिशन डिजीज में, एक कैल्शियम कौन सा वाला होता है जो बोन्स में होता है, नेचुरली फाइंड होता है, जो हमने सीपीपीडी के साथ में एपेटाइट. तो जो बोन्स में भी डिपॉजिट होता है, आप टीथ एंड बोन्स. ठीक है. तो ये जो कैल्शियम होता है, ये आपके सर्कुलेशन में भी रहता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन योर सर्कुलेशन? मसल कॉन्ट्रैक्शन में वेरी गुड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो हमारे पास में कैल्शियम चैनल्स होते हैं कई सारे, जहाँ पे कैल्शियम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो कैल्शियम बोन्स में तो है ही सही, है ना, बोन्स में आपको स्ट्रेंथ तो दे ही रहा है, लेकिन कैल्शियम की ज़रूरत हमारे सर्कुलेशन में भी बहुत ज़्यादा रहती है. अगर कैल्शियम नहीं होगा तो क्या आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं होगा. तो फिर जब हार्ट ही नहीं काम करेगा तो फिर कुछ भी काम नहीं करेगा. Therefore, calcium, the presence of calcium in blood is very important. तो उसके लिए क्या होता है, कैल्शियम के लिए धीरे धीरे अगर बोन्स में ज़्यादा हो जाती है, ब्लड में अगर कैल्शियम की कमी आ जाती है, तो इट इज डिसॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोनी सर्फेसेस. तो वहाँ से कैल्शियम निकलता है और सर्कुलेशन में आ जाता है. तो वो जो कैल्शियम है फिर वो आपको बाकी एक्टिविटीज़ में हेल्पफुल रहता है. तो बॉडी का एक सीधा सा प्रिंसिपल है, अगर कैल्शियम की कमी आ रही है तो आप बोन से ले लो. बोन भले ही वीक हो जाए, लेकिन आपकी जो बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो चलनी चाहिए. इसीलिए होता क्या है, अगर आपने इंटेक कम कर दिया या और कोई ऐसी दूसरी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से कैल्शियम आपकी बॉडी में कम हो रहा है, तो फिर वो बोन से लेने लग जाता है एंड अल्टीमेटली ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप्स. ठीक है. तो इसीलिए बोलते हैं कि आप सप्लीमेंट ज़्यादा लें, कैल्शियम सप्लीमेंट ज़्यादा लें, ऐसे फूड आइटम ज़्यादा लें जिससे कि आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है, ताकि जो बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है, कैल्शियम निकल रहा है, वो भी कम हो जाए. पैराथायराइड हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस प्रोसेस के अंदर. तो पैराथायराइड तो हाइपर पैराथायराइड स्टेट्स में ये क्या होता है, बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा तेजी से होने लग जाता है. So that is also an important feature. Now let's come back to the osteoporosis definition. What is osteoporosis? It is defined as the reduction in strength. Alright. So the strength of the bone is reduced, of the bone that leads to the increased risk of fracture. बोन कमजोर हो गई तो उससे क्या होगा, फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. The loss of bone tissue is associated with deterioration in the skeletal microarchitecture. तो बोन टिश्यू अगर वीक हो जाएगा तो हमारा जो स्केलेटल आर्किटेक्चर है वो एकदम से वीक हो जाएगा, क्योंकि बोन्स पे तो सपोर्ट हो रही है पूरी बॉडी, है ना. अब WHO ने क्या कहा है, इन्होंने एक, मैं आपको एक पिक्चर बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द नेक्स्ट स्लाइड एंड देन वी विल कम टू दिस स्लाइड. Just remember 2.5 deviation, standard deviation. This is the figure that explains the previous point. ठीक है. यहाँ पे क्या है, जो नॉर्मल बोन डेंसिटी है, नॉर्मल बोन डेंसिटी को 0 माना गया है और उसकी रेंज रखी गई है +1 से -1. इसके बीच में वो फ्लक्चुएट करती है, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में बोन डेंसिटी होती है, क्योंकि एक रेंज होती है ना. आप किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो देयर इज अ रेंज. तो नॉर्मल 0 माना गया है, जो कैल्शियम हमारी नॉर्मल बोन डेंसिटी है उसको 0 माना, और नॉर्मल इंडिविजुअल्स में +1 से -1 तक का अगर कैल्शियम डेंसिटी आपके बोन में है तो उसे नॉर्मल माना जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस कब कम होगी, जब वो बोन कैल्शियम डेंसिटी, नॉर्मल बोन डेंसिटी जो है -2.5 से नीचे चली जाएगी. मतलब बोन्स में कैल्शियम की डेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि वो 2.5 से नीचे चले जाए, देन इट विल बी टर्म्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस. -1 से -2.5 तक क्या कहलाएगा, ऑस्टियोपेनिया. इज लेस और रिड्यूस्ड कैल्शियम इन द बोन. तो पहले ऑस्टियोपेनिया वाली कंडीशन आएगी. पेनिया इज डेफिशिएंसी ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर्स. तो जिसमें कैल्शियम आएगा. ऑस्टियोपेनिया के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस. तो यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है. जो पॉइंट है, WHO ने क्या डिफाइन किया है, it has defined osteoporosis as a bone density that falls below 2.5 standard deviation. तो standard deviation 0,
माना गया, सो +1 to -1 के बीच में नॉर्मल। अगर 2.5 से नीचे जा रही है, बिलो द मीन ऑफ द यंग हेल्दी अडल्ट, तो -1 से +1 तक यंग हेल्दी अडल्ट है, उससे अगर 2.5 डेविएशन नीचे आ रही है, then it is termed as osteoporosis of the same sex. It is also referred to as the T score. तो ये T score कहलाता है। क्लियर है बेटा? Now the most common sites, कौन सी कॉमन साइट्स होती है जहाँ पर फ्रैक्चर्स हो सकते हैं? व्हाट आर द कॉमन साइट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस? 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। कहाँ पे हो सकती है? वर्टिब्रा पे हो सकता है, रिस्ट और हिप। 3 कॉमन साइट्स है। होता क्या है, जैसे आप गिरते ही रिस्ट टकराती है, जैसे आप गिरेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर, रिब्स में फ्रैक्चर हो जाता है और वर्टिब्रल कॉलम हिप में हो जाता है। तो 3 साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप देखते हैं कई बार ओल्ड एज में जैसे इंडिविजुअल गिरते हैं, बोलते हैं ना कूल्हे की हड्डी टूट गई। हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म? यस सर। ना, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन साइट्स होती हैं। हाथ में गिरे, रिस्ट टूट गई और वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ फ्रैक्चर्स इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, और क्या होता है? ये 3 साइट्स आती हैं। हिप फ्रैक्चर्स आर एसोसिएटेड विद, अब हिप फ्रैक्चर्स अगर हो जाते हैं तो इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट्स बढ़ जाते हैं। मॉर्बिडिटी तो है, ये डिजीज हुई है बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर, बट ड्यू टू थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। व्हाट इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म? देखो 2 टर्म्स होते हैं, वन इज थ्रोम्बस एंड द अदर वन इज एम्बोलस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स? थ्रोम्बस एंड एम्बोलाई या एम्बोलस, दोनों चीज बोल सकते हैं इसको ना। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता है? सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, है ना, यहाँ पे एक क्लॉट बन गया, ठीक है, ये वेसल वॉल में कुछ चेंजेस आए, कुछ प्रॉब्लम हुई, इंजरी हुई, तो उसके वजह से यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट और वो सब इकट्ठे होके इन्होंने एक ब्लड क्लॉट करा दिया। तो ये जब तक इस वेसल वॉल से अटैच है तब तक क्या कहलाएगा? थ्रोम्बस। थ्रोम्बस यही होता है मतलब। और जैसे ही ये यहाँ से अलग होके और ब्लड सर्कुलेशन में आ गया और कहीं और चला गया था, तब ये एम्बोलाई हो जाता है। ये चीज होती है। यस सर। पक्का गलत तो नहीं होगा ना? सो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाता है, जो ब्लड क्लॉट है वो बनता है, उसके बाद में वो ब्लड क्लॉट ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, तो वो कहीं पे जाके स्टक हो जाता है। सपोज हार्ट में अगर जाके स्टक हो गया तो उसकी वजह से कार्डियक फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, अदर साइड्स पे भी जाके प्रॉब्लम कर सकता है। सो दिस इज द मेजर कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन द इंडिविजुअल। तो हिप फ्रैक्चर अगर होता है तो हिप फ्रैक्चर के साथ देयर आर इंक्रीज चांसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म दैट इज लीडिंग टू द इंक्रीज मोर्टेलिटी। दिस इज कॉजिंग 5 to 20% मोर्टेलिटी रेट विद इन अ ईयर। राइट, तो 3 साइट्स, कौन सी साइट्स जहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस के फ्रैक्चर सबसे ज्यादा कॉमन थी? कभी भी बोलते हैं अगर एनी पेशेंट इज कमिंग टू यू और समवन इज आस्किंग अबाउट द फ्रैक्चर्स ऑफ ओल्ड एज, तो सबसे पहले आप पूछिएगा कौन सी साइड पे फ्रैक्चर हुआ है, तो ये 3 में से एक मेजरली ओल्ड एज फीमेल्स में तो स्पेशली हिप फ्रैक्चर इज वेरी कॉमन। ये चल के जा रहे थे रास्ते पे, पीछे से किसी ने टक्कर मारी, गिर गए, हिप फ्रैक्चर हो गया। These are vertebral fractures, wrist fractures and hip fractures. These are the sides. Hip fracture में क्या होता है, हेड ऑफ फीमर सबसे ज़्यादा ब्रेक होती है, ठीक है, इसका फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, हिप फ्रैक्चर के लिए प्लास्टर बनता है क्या? अगर हिप फ्रैक्चर हो जाता है यहाँ पे हेड ऑफ फीमर, क्या करते हैं? रॉड तो अंदर लग जाएगी, फिर ऊपर लगा देते हैं और पेशेंट को क्या बोलते हैं, खूब घूमो फिरो, नहीं सर, आते भी बेड रेस्ट है ना, बिल्कुल टोटल बेड रेस्ट। अब ओल्ड एज पेशेंट है तो फिर उसमें बेड सोर्स डेवलप होने लग जाते हैं, बेचारा बैठे बैठे परेशान हो जाता है। सो देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन। एक चीज हो गई तो उसके साथ में दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी साथ साथ देखने को मिलती हैं। नाउ इडियोपैथोजेनेसिस, टू अंडरस्टैंड द इडियोपैथोजेनेसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ बोन रीमॉडलिंग। कि बोन रीमॉडलिंग में बेसिकली होता क्या है? बोन रीमॉडलिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस जो मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया। इसमें क्या होता है कि जो बोन है उसमें जो नेचुरल वेयर एंड टियर होती है उसका रिपेयर भी किया जाता है। तो जो क्या है, तो पहला पॉइंट है हमारे पास में रिपेयर माइक्रो डैमेज। इसमें क्या होता है, कोई भी डैमेज अगर आपकी बोन्स में होता है, छोटे छोटे डैमेजेस यूजुअली होते रहते हैं, उनको
आप लोग रिपेयर करते हैं विद इन द स्केलेटन टू मेंटेन स्ट्रेंथ। तो जो भी छोटा मोटा डैमेज अगर कुछ हुआ है आपके बोन्स में उसको रिपेयर किया जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप से होता रहता है टू मेंटेन द स्केलेटल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज टू सप्लाई। अब अगर हमारे सर्कुलेशन के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो गया तो क्या होगा, अभी आपने बताया था बोन से रिजॉर्प्शन होगा और वो जो कैल्शियम आयंस हैं वो सर्कुलेशन में आ जाएंगे। टू सप्लाई कैल्शियम फ्रॉम द स्केलेटन टू मेंटेन सीरम कैल्शियम लेवल। तो ये दो प्रोसेस हैं जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं दैट कंस्टिट्यूट्स बोन रीमॉडलिंग, है ना। ये दो चीजें बोन रीमॉडलिंग में कराते रहते हैं, अपने आप से चलता रहता है, वियर एंड टियर ठीक करते हैं और आपका जो सीरम कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, अब यहीं से सारी की सारी जो इडियोपैथोजेनेसिस डेवलप हो रही है वो पूरी इसी पर बेस्ड है। अगर आपने कैल्शियम लेवल कम लिया तो क्या होगा, सीरम कैल्शियम कम हो जाएगा और वियर एंड टियर प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, ठीक, क्योंकि कैल्शियम चाहिए उसको भी, और जो बोन से वहां से रिजॉर्प्शन हो के ज्यादा कैल्शियम आपके सर्कुलेशन में जाने लगेगा। बिकॉज कैल्शियम एज यू ऑल नो इज रिस्पांसिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, जितना भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सारी चीजें इसके लिए रिस्पांसिबल। So bone remodeling, अब ये bone remodeling जो है this is regulated or this is affected by multiple factors. Those factors will be responsible for the development of osteoporosis अगर उनकी deficiency हमारी body में हो जाती है तो। Multiple factors कौन से हैं? Several circulating hormones, जिसमें कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? नेक्स्ट इज एंड्रोजन, फिर विटामिन डी जो आपने मुझे बताया अभी, एंड पैराथायरॉइड। So these factors are responsible for maintaining the process of bone remodeling. If there is deficiency of these factors, then this will lead to the development of osteoporosis. अब हम एक एक फैक्टर को जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे। कैल्शियम न्यूट्रिशन है ना, सबसे पहले कैल्शियम न्यूट्रिशन। अगर आपने कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाती है, there is deficiency of calcium in your blood or body, the peak bone mass may be impaired. So due to the deficiency of calcium, the peak bone mass will be impaired, and by inadequate calcium intake during the growth, it contributes to relatively secondary hyperparathyroidism. अब अगर कैल्शियम इंटेक भी कम हुआ तो हाइपरपैराथायरॉइडिज्म मतलब आपको जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, जो पैराथायरॉइड हार्मोन है, that will be more and more secreted. पैराथायरॉइड हार्मोन कहाँ से secrete होता है? Which organ is secreting पैराथायरॉइड? हाँ? ग्लैंड कौन सा? होता है कुछ थायराइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। So you all know the anatomy, basic anatomy, तो वहाँ से secretion हो रहा है। तो hyperparathyroidism होता है, there is increased rate of bone remodeling। आपको समझ आ गया ना bone remodeling में क्या दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है? To maintain the normal serum calcium level। तो ज़्यादा से ज़्यादा bone resorption होगा तो bones अपने आप वीक होती जाएंगी, इसीलिए बोला है कि कैल्शियम न्यूट्रिशन आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। विटामिन डी, अब विटामिन डी की इनसफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, विटामिन डी इज रिस्पांसिबल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। आप अगर खा रहे हो भर भर के कैल्शियम चूना खा रहे हो, है ना, पूरा चूने का कट्टा उठा लाए और चाटे जा रहे हो सुबह से शाम तक उसको कि मुझे कैल्शियम मिलेगा, लेकिन धूप में नहीं जा रहे, तो दैट कैल्शियम वोंट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। देन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इट विल आल्सो प्रोड्यूस calcium deficiency and ultimately you will be suffering from osteoporosis. So vitamin D insufficiency leads to compensatory mechanism. आजकल vitamin D deficiency बहुत कॉमन है ना, आप कभी भी कराते हो हाथ पैरों में दर्द you are going for vitamin D deficiency, जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो उसमें डेफिनेटली विटामिन B12 और D बहुत कॉमनली पेशेंट्स में आजकल आपको देखने को मिल रही है ना, दिस इज अ वेरी कॉमन फाइंडिंग these days. So leads to compensatory secondary hyperparathyroidism and this is an important risk factor for osteoporosis and fractures. So calcium nutrition and vitamin D deficiency. Now we come to estrogen hormone. Now estrogen status. Estrogen क्या करता है? Estrogen is responsible for the normal calcium deposition on the bones. अब अगर calcium की estrogen की deficiency होती है तो ये क्या करेगा? Estrogen deficiency causes bone loss by two mechanisms. Estrogen की जो deficiency होगी वो bone loss कराएगा, bone से जो calcium है उसका resorption करेगा two mechanism से। कौन कौन सा? पहला है नई नई साइट्स बनाएगा, activation of new remodeling sites। bones में जहाँ जरूरत ही नहीं है वहाँ पे नई नई remodeling sites बनाएगा, तो remodeling sites में क्या होगी कि वहाँ से calcium का loss होने लग जाएगा, ठीक है?
और दूसरा है एक्सेलरेशन ऑफ द इम्बैलेंस बिटवीन बोन फॉर्मेशन एंड रिजॉर्प्शन। तो जितना आपका बोन लॉस हो रहा है आइडियली उतना ही बोन फॉर्मेशन भी होना चाहिए, तभी तो स्ट्रेंथ बनी रहेगी कि जितना कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम हमेशा मूव होता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बार जम गया तो जम गया। बोन्स में ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कैल्शियम जमता रहता है, डिपॉजिट होता है और वहाँ से रिजॉर्प्शन होता रहता है। तो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी क्या करेगी, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी इस पूरे जो आपका बैलेंस है उसको बिगाड़ देगी, एंड ड्यू टू व्हिच देयर विल बी लेस डिपॉजिशन एंड मोर रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स दैट विल बी रिस्पांसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर एक जगह बैठे रहते हो, रूम में रजाई ओढ़ के बैठे रहते हो, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाए। वहीं अगर धूप में आओगे, वहाँ से चल के यहाँ तक आओगे, 4 मंजिल चढ़ के क्लास में बैठोगे, तो चांसेस कम है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। देयरफॉर यू शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन प्लेस, है ना। तो फिजिकल एक्टिविटी आपको कम नहीं करनी है। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, बस सुबह से रात तक रजाई ओढ़ के बैठे हुए सर्दी में, सर बहुत ठंड है हम नहीं जा सकते, सो दिस इज नॉट गुड, दिस विल बी रिस्पांसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। बता देना सबको, ऐसा हो सकता है। और पैरालिसिस रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट बोन लॉस, तो इसके वजह से आपका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बोन लॉस हो सकता है। फीमेल्स आर मोर ससेप्टेबल और विटामिन डी तो मिल ही नहीं रहा सर हमें, हम आते हैं यहाँ पे आओगे तो सुबह धूप में चल के आओगे, 5-7 मिनट नीचे धूप में भी खड़े हो जाओगे, है ना, अगर आप जल्दी आ गए तो। फिर लंच में जाओगे तो फिर खाना खा के नीचे धूप में बैठे रहोगे, फिर वापस आओगे तो इधर अगर चक्कर लगाओगे जैसे उधर, तो थोड़ा सा विटामिन डी मिलता रहेगा, और रूम में रजाई ओढ़ के बैठे रहोगे तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, और स्लोली एंड स्टेडीली आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, है ना। घर पे गए, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, टेस्ट कराया, विटामिन डी डेफिशिएंसी, अरे आपकी बच्ची को तो विटामिन डी नहीं, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन हमें मिलेगा अभी थोड़े स्लाइड्स बाद। क्या करेंगे, chronic disease, there are various diseases that are associated with the development of osteoporosis, जिसमें कि genetic factor, genetic diseases हो सकते हैं, acquired diseases that are associated with increased risk of osteoporosis, जिसमें कि hyperparathyroid hormone भी related होता है। तो there are multiple diseases, there are some medications because of certain diseases। हाँ बेटा, आप मेडिकेशन ले रहे हो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कई सारी मेडिसिन होती हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई मेडिकेशन, व्हेनेवर अ पेशेंट इज कमिंग टू यू, ऑलवेज आस्क फॉर द मेडिकेशन। अगर पेशेंट किसी तरह के मेडिकेशन पर है तो यू शुड एनक्वायर कि कोई ऐसी ड्रग्स तो नहीं है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोटिक एक्टिविटी हो जाए। एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर मोस्ट कॉमन, तो पेन के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूजुअली दिए जाते हैं। अंजलि नहीं है आज, और इसमें तकलीफ ज़्यादा थी, आज भी मौसम इस तरह, हाँ तबीयत ठीक नहीं है, चलो कोई बात। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उनके मुझे याद आया इसका, because she was not very yesterday. So glucocorticoids are the most common cause of medication-induced osteoporosis. जो लोग जॉइंट पेन्स के लिए बहुत ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेते हैं ना, हमने पढ़ा है ग्लूकोमोटर सिस्टम में, ऐसे आइडियाज ले रहे हो आप, या फिर आप इंजेक्टेबल्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लगवा रहे हो, those individuals are more prone to development of the osteoporosis. Cigarette consumption, ठीक है, those people who are taking more and more cigarette smoking, then due to certain factors, and this produces secondary effects that is causing development of more and more osteoporosis. Modulus Guyton status. Now clinical features. Now we come to the signs and symptoms of osteoporosis. What are the clinical features with which the patients are coming to you? अभी तक बहुत छोटी सी चीज़ें पढ़ी, 4 चीज़ें पढ़ी हैं, 4 factors that are responsible for development of osteoporosis. आपको लग रहा है बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन चीज़ें 4 ही आई है अभी तक, ठीक है। इडियोपैथोजेनेसिस से पढ़ा, we have just discussed the definition and 4 points in इडियोपैथोजेनेसिस। अब आते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर्स पे। बहुत छोटा सा क्लिनिकल फीचर है, क्या कराना है ऑस्टियोपोरोसिस में, फ्रैक्चर्स, है ना, जहाँ भी बोन मिली तोड़ दो, ठीक है, मैं आपकी हड्डियाँ तोड़ दूँगी, मैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस कर दूँगी तो हड्डियाँ अपने आप टूट जाएगी। आपको मैं रूम से बाहर नहीं जाने दूँगी, आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, आपको कैल्शियम नहीं लेने देंगे, आपको दूध नहीं पीने देंगे, देन यू ऑल विल सफर फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस एंड अल्टीमेटली योर फ्रैक्चर, यू विल हैव लॉट ऑफ फ्रैक्चर्स इन योर बोन्स। तो fracture is the most common clinical presentation with which the patients are coming to you. Patient with multiple, कौन सी 3 साइड से फ्रैक्चर्स की? Vertebrae,
लॉस ऑफ हाइट, अगर ज़्यादा वर्टिब्रा क्रश होती जाएंगी तो उसकी हाइट कम हो जाएगी ना, अल्टीमेटली उसकी जो हाइट है वो आपको कम दिखेगी। काइफोसिस, व्हाट इज काइफोसिस? सर वो पीछे की जो स्किन हम ऊपर बोलते हैं हम बैक, जिसमें पीछे से पीठ ऊपर हो जाती है, पेशेंट आगे झुक जाता है। सो काइफोसिस एंड सेकेंडरी बोनी पेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे फ्रॉम ऑल्टर्ड बायोमेकेनिक्स इन द बैक। तो वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस होंगे जो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से काइफोसिस और सेकेंडरी पेन मिलेंगे। थोरेसिक फ्रैक्चर्स कैन बी एसोसिएटेड विद रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। अगर आपके थोरेसिक फ्रैक्चर्स हो जाता है, यहाँ पे आपके जो रिब्स है इसमें फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी वजह से रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको डिस्निया और कफ के सिम्टम्स मिलेंगे। लंबर फ्रैक्चर्स आर समटाइम्स एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल सिम्टम्स। अगर लंबर फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, बोन्स कहीं भी कोई भी बोन है दैट कैन बी प्रोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स, तो एब्डोमिनल सिम्टम्स और नर्व कंप्रेशन। तो अगर वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ पे नर्व कंप्रेशंस भी मिलेंगे एंड देयर विल बी सिम्टम्स ऑफ शियाटिका। शियाटिका का पेन कहाँ से कहाँ तक होता है पता है किसी को? एक जना, एनीवन बता बेटा, कहाँ से कहाँ तक होता है? उसका एक डायरेक्शन है, प्रॉपर डायरेक्शन है कि इधर तो मीडियली रहता है, यहाँ पे पोस्टीरियरली रहता है, ऐसे स्टार्ट होता है। किसी को पता है? दिस इज योर होमवर्क। सर हिप टू नी पोस्टीरियर पूरा नहीं होता, देखो मुझे पता नहीं। This is your homework. Tomorrow tell me the site of sciatic nerve and the pain of sciatica, how it originates and how it progresses. तो पूरा मुझे साइट चाहिए और उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन टेस्ट कौन सा करते हैं, जिसके लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। sciatica क्या होता है? ये ट्रेन का स्लीपर नहीं है, this is not sleeper, this is SLR test that is done for the case of sciatica assessment। तो SLR का ये आपका होमवर्क है, sciatica को देखो। टेस्ट कैसे करते हैं SLR वो देखिए। SLR बता दिया मैंने, इससे ज़्यादा क्या बताएं, है ना? और भी होते हैं, एक छोटा सा टेस्ट है SLR, देखना SLR भी हुआ। दिस इज ऑल्सो a very important and very simple test that could be done in case of sciatica patient to assess the severity of the condition। ठीक है, और कौन से टेस्ट होते हैं ये भी बताना, ठीक है, वो भी बताना मुझे, लेकिन ये तो देखना ही है। तो sciatica की कंप्लेंट्स यहाँ आती है। Now lab investigations, है ना? There are certain lab investigations that could be done in case of osteoporosis, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी बोन डेंसिटी। DEXA scan is the most important and most widely done test. What is DEXA scan? Dual energy X-ray absorptiometry. So this is done for measuring the bone density. कई बार आप देखते हैं ना, आप कई पार्क्स में जाते हैं और कई जगह पे जाते हैं, कई लोग कुछ मशीनें लेके बैठे रहते हैं कि हम आपको स्कैन करके देते हैं कितनी आपकी बोन डेंसिटी है। तो वो अलग चीज़ें होती हैं, बट DEXA scan is usually done to check for the bone density कि आप कितने ज़्यादा प्रोन है for the development of osteoporosis. The next important test is complete blood count। तो सभी क्या करा लेते हैं हम लोग to check for any other kind of infection, कोई secondary infection तो नहीं है जिसके वजह से आपको osteoporosis के symptoms develop हो रहे हैं। Then serum and 24-hour urine calcium level, that is 25 hydroxy 25 OHD क्या होता है? ये दो तरह के आपके कैल्शियम होते हैं ना, जो आप पढ़ते हैं पूरा का पूरा अपनी चैनल शायद आपने फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। इट्स टाइम टू गो बैक टू दैट फिजियोलॉजी बुक। कौन सी बुक थी, नाम क्या था? सैमुलिंगम। और कोई बुक भी पढ़ते थे क्या? गैटन एंड हॉल पढ़ी थी, वेरी गुड। और एक और चौथी भी आती है ना कोई ग्रीन कलर की, और भी आती है, बहुत सारी आती है। हम तो सैमुलिंगम, चलो सैमुलिंगम में इसका पूरा का पूरा आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया हुआ है कि किस तरह से इसमें ये सारी चीजें आती है, किस तरह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो वहाँ पे आपने चीज पढ़ना। रीनल एंड हेपेटिक फंक्शन टेस्ट आर यूजुअली डन टू चेक फॉर द स्टेटस कि अगर आपका कैल्शियम कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम लॉस तो नहीं हो रहा है यूरिन में। अगर कैल्शियम लॉस हो रहा है तो देयर कैन बी सम रीनल पैथोलॉजी दैट इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है। Then thyroid stimulating hormone for checking for any kind of thyroid abnormality, hypothyroid या hyperthyroid state तो नहीं है। Urinary free cortisol, free cortisol किस लिए आप चेक करते हो? Urinary free cortisol क्यों चेक किया जाता है बेटा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की हमने बात की थी ना। हाँ। तो अगर आपके बॉडी से लॉस हो रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉल, कॉर्टिसोल अगर रिलीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप किसी तरह का कोई मेडिकेशन ले रहे हैं या फिर कोई और पैथोलॉजी इन्वॉल्व है, इसके लिए आप इस चीज़ को चेक करते हैं।
दैट विल रिप्रेजेंट कि अगर फ्री कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा आ रहा है ना, तो मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो बॉडी रिजॉर्प्शन है वो होगा यहाँ पर। पैराथायरॉइड हार्मोन आप चेक कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, यू ऑल नो। सीरम एंड यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है टू चेक फॉर कैल्शियम आयंस इफ दोज आर लॉस्ट टू द यूरिन। अदर आयंस इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली आयंस को चेक करते हैं। And testosterone level, because testosterone and estrogen basically are responsible, these are associated with the development of osteoporosis. तो ये चीज आप चेक करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किया हमने? DEXA scan, complete blood count, serum and 24 hours, calcium level, renal and hepatic function test, TSH, thyroid hormone, urinary free cortisol levels, thyroid hormone, and serum and the last one is now to manage the case, कैसे ट्रीटमेंट करोगे? पेशेंट आ गया आपके पास, मैं आ गया, आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, नाउ डॉक्टर साहब हाउ विल यू ट्रीट मी? कैसे ठीक करोगे? अब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेने को मना कर। जो भी चीजें हैं, पहले तो आपको हिस्ट्री टेकिंग करनी पड़ेगी। गंदा नींद आ रही बेटा? फिर थक गए सर, पहला लेक्चर क्यों ले लेते हो आप? हम थक जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द फ्रैक्चर्स, सबसे ज्यादा चीजें क्या हो रही है बेटा? यहाँ पे फ्रैक्चर, हमारे पास टूटा फूटा इंसान आ रहा है, कई सारे फ्रैक्चर, डॉक्टर साहब मेरे ये फ्रैक्चर हो गया, वो फ्रैक्चर हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैनेज द फ्रैक्चर्स। जो भी फ्रैक्चर्स हो रहे हैं उनका मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। वही तो कंप्लेन लेके आ रहा था, ऑस्टियोपोरोसिस में पता कैसे चलता है? बोनी पेन्स होंगे या फ्रैक्चर्स होंगे, है ना? तो अगर फ्रैक्चर्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैनेज दोज फ्रैक्चर्स, इस तरह से उसे मैनेज करना है। देन काउंसलिंग इज वेरी एसेंशियल, पेशेंट को बताना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, फिर ढूंढना है, यू हैव टू सर्च फॉर मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस को बढ़ा देते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके प्रेजेंस की वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जैसे कि स्मोकिंग अगर पेशेंट कर रहा है तो यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू स्टॉप स्मोकिंग। अल्कोहल अगर ले रहा है तो आपको अल्कोहल बंद कराना चाहिए, ठीक है। देन ऑफेंडिंग ड्रग्स, अगर कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपको लगता है कि दीज ड्रग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो यू हैव टू स्टॉप दोज ड्रग्स। देन एक्सरसाइज प्रोग्राम्स, एक्सरसाइज प्रोग्राम्स कई तरह की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस आप पेशेंट को बताते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो बेड रेस्ट कर रहा है काफ़ी टाइम से, फ्रैक्चर हो गया, जैसे मैंने बात की थी हिप फ्रैक्चर, अगर हिप फ्रैक्चर हो गया है तो पेशेंट एक जगह पे बिल्कुल बेड रिडन है। अब अगर वो बेड रिडन ही रहेगा काफ़ी टाइम तक तो उसमें और ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाएगा। तो फॉर दैट सर्टेन पैसिव एक्सरसाइज ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड, जिसमें कि उसको बेड पर ही एक्सरसाइज कराई जा सके, जिससे कि और ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम्स भी देना होता है। ट्रीटिंग एनी अंडरलाइंग डिसऑर्डर दैट इज लीडिंग टू द रिड्यूस्ड बोन मास, तो ऐसा कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से आपका बोन मास रिड्यूस्ड हो रहा है उन सबको आपको ट्रीट करने पड़ेंगे, उन सारे डिजीजेस को आपको ट्रीट करना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैल्शियम दे दो, कैल्शियम सैंडोज है किसी ने? छोटे बच्चों का देते हैं, बहुत सारे खाएंगे, चूसने वाले होते हैं। तो ओरल कैल्शियम जो आपको प्रेस्क्राइब टू द पेशेंट, कोई सा भी दे सकते हैं। हाँ, कई तरह के फ्लेवर्स में आते हैं सर, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। दूध नहीं पीना, हम तो डब्बा लेके आते हैं घर से सैंडोज का, है ना, खाते रहते हैं। अब क्या करेगा विटामिन डी, तो मैंने उसके लिए बता दिया आपको कि अगर विटामिन डी नहीं लोगे, सनलाइट नहीं लोगे तो कितना भी खा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ओरल कैल्शियम लेवल 1 to 1.2 ग्राम पर डे ऑफ द एलिमेंटरी कैल्शियम इन डिवाइडेड डोसेस। एंड विटामिन डी, विटामिन डी भी जरूरी है, सिर्फ कैल्शियम से काम नहीं चलेगा। या तो इंजेक्शन साथ में लेके आओ विटामिन डी के, सर लगवाते रहते हैं और कैल्शियम खाते रहते हैं, ठीक है, तो हमारा काम चल जाता है। नाउ होम्योपैथिक मैनेजमेंट, व्हाट आर द मेडिसिंस दैट आर गिवन फॉर केसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? वेरी गुड, कैलकेरिया फॉस, वो क्या काम करती है बेटा? वो कैल्कस फॉर्मेशन में वो इट प्रमोट्स कैलस फॉर्मेशन, तो बोन फ्रैक्चर्स अगर होते हैं तो हीलिंग सेल फाइटर, वेरी गुड, सेल फाइटर आल्सो प्रमोट्स कैलस फॉर्मेशन एंड और दिस आल्सो रिड्यूसेस बोनी पेन और द पेन्स ऑफ फ्रैक्चर्स। तो ये तो आपको पता था। और बताइए, हैव यू हर्ड अबाउट साइलेशिया? साइलेशिया टेरा, what is the function of Silesia? It improves the acetylation of the
बॉडी। अगर आप सब कुछ ले रहे हैं लेकिन वो लग नहीं रहा शरीर को, the body is not able to assimilate whatever products you are taking, so silencia plays a very important role in assimilation of whatever food you are taking. ठीक है, और बताओ बेटा, फ्रैक्चर की मेडिसिन बता दो, sciatica symptoms को याद करना है, what are the medical features and accordingly you have to tell me the medicines of this particular disease. हाँ बेटा, hypericum, very good. Hypericum for nerve injuries, for the nerve compression. और sciatica की और मेडिसिन बता दो, कोलोसाइटिस, और कोलोसाइटिस के क्या सिम्टम्स होते हैं बेटा? पेन कहाँ होता है कोलोसाइटिस? लेफ्ट साइड sciatica, पेन इज बेटर बाय बेंडिंग डबल और प्रेसिंग हार्ड। और भी बहुत सारी, और नेक्स्ट मेडिसिन, अदर मेडिसिन, रस्टॉक्स, वेरी गुड। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ रस्टॉक्स? Rustocks in case of osteoporosis. Was there any morning stiffness? ठीक है यहाँ पे? हमने डिस्कस किया था क्या अभी? इसमें नहीं किया, तो कल का थोड़ी ना पूछना है, आज की बात कर रहे हैं। What are the symptoms? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा कि always write the specific symptoms that are related to a particular disease. जैसे हमें पता है ना, आप लोग अगर ब्राइनिया, आपको ब्राइनिया सब जगह लिखनी है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बाय मोशन बेटर बाय रेस्ट, फर्स्ट बाय मोशन बेटर बाय रेस्ट, तो डिजीज से रिलेशन भी तो होना चाहिए किसी चीज़ का। हम लिख देते हैं एग्जाम में, बट उसका रिलेशन नहीं बता पाते। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 लाइन चाहिए जो कि इस डिजीज से रिलेट करती हुई मेडिसिन आप बता दें, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग बता। और बता दो बेटा, कॉस्टिका में क्या होता है? पैरालिसिस, पैरालाइटिक इन्फेक्शन, ठीक है? और अच्छा हाँ बेटा, अच्छा जब आप रिपोर्टराइज करते हो ना, तो आप देखोगे बेटा सल्फर हर मेडिसिन, हर कंडीशन में आ जाएगी। आप कोई भी रिपोर्टराइज करो, कुछ भी रिपोर्टराइज करो, सल्फर तो निकल के आ ही जाती है। तो सल्फर में भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये भी आपका अच्छा होमवर्क है। अच्छा कल सोर्स बुक्स देखी? किस किसने कौन कौन सी बुक्स देखी? तो वो EF टाइप की दोनों बुक्स प्योरा देखी? कितने वॉल्यूम्स में थे? सर 2 मिल गए। कितनी मेडिसिन देखी? सर एक में 37 थी और एक में 33। फर्स्ट में 37 थी, सेकंड में 30। ठीक है। और किस तरह से लिखा हुआ था उसके अंदर? सर पहले तो ना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसके बारे में बताया कि क्या है उसमें, कैसे बनती है, और उसके बाद ना वो पॉइंट्स और वो भी प्रूवर का नाम भी था, प्रूवर का नाम भी लिखा हुआ है। किस पे प्रूविंग हुई उसका नाम, और जहाँ पे नाम नहीं है मतलब एनिमल पे हुई। आज देखना, दोबारा जाके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग, दीस थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट गो थ्रू देम। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्लियर है आपको? कुछ पूछना है इसमें? So this session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope we have understood this lecture properly. In the next lecture, we are going to discuss about SLE. All right. So this was all for today. If you have any query, please mention in the comment box. I'll try to resolve it. So this was all for today. Thank you very much. We will see you in the next lecture. Thank you.